अगर आप किसी छोटे बच्चे से यह पूछ लें कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो वो या तो इसका उत्तर नहीं दे पाएगा या वो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेगा जिससे वह बहुत प्रभावित है। मगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत छोटी ही उम्र में ये पता चल जाता है कि उन्हें क्या बनना है, और केवल पता ही नहीं चल जाता बल्कि वो उसके लिए प्रयास भी करते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत उपस्थित है जिसने बहुत ही छोटी उम्र में ये पहचान लिया कि उसे क्या बनना है, क्या करना है, कैसे करना है, और इसके लिए उसने प्रयास भी किए। तो आइए स्वागत करते हैं वाईसी गुर्जर जी का। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मजा आ गया अपनी तारीफें सुन के, बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं आपको देखती हूँ उन बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में जी, बस जो कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम कैसे करें। हाँ बिल्कुल, होता है कभी कभी। जब मैं उस स्टेज में था जब हमारे को नहीं पता था ये सब चीजें, और जब खासकर मैंने शुरू किया था तब इतना ज्यादा डिजिटल भी नहीं था। 2014 से हम लगे हुए हैं इस गेम में, जो भी हम थोड़ा बहुत एंटरटेन करवा रहे हैं पब्लिक को। तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल होता है कि जब आपको कुछ पता ही नहीं होता, आप दीवार के इस तरफ होते हो तो दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है आपको जब नहीं पता होता, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें भी यही रहता था कि यार स्टूडियो कैसे होता होगा, कैसे रिकॉर्डिंग होती होगी, कैसे म्यूजिक बनता होगा। आपको ये सेंस था स्टूडियो में बनता है सब? हाँ, मतलब इतना तो, मतलब जब आप किसी चीज के बारे में कुछ आप करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत तो आप अखबार पढ़ते हो ना कि चीजें कैसी होती हैं। तो वो उस तरीके से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। कर रहा था, बिल्कुल कर रहे थे। बस एक वो एज छोटी की वजह से कह लो, कुछ वो मौका नहीं मिल पा रहा था कि मतलब किस तरीके से स्टूडियो के अंदर एंटर करा जाए, किस जरिए से, कौन सा स्टूडियो बेहतर होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां से दूर दूर तक म्यूजिक का कोई लेना देना नहीं होता, तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर उस टाइम पर। अब तो चलो फिर भी टिकटॉक वगैरह, सॉरी इंस्टाग्राम वगैरह, रील्स वगैरह है, और भी कितने सारे माध्यम है लोगों को एंटरटेन करने के। उस समय इतनी चीजें नहीं थी, तो घर वालों को भी इतनी सेंस नहीं थी। बट हाँ, ये है कि मैं इकलौता हूँ अपने पेरेंट्स का, मेरे और कोई मतलब ब्रदर और सिस्टर नहीं है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा था कि मुझे पेरेंट्स ने मुझे रोका नहीं। बट हाँ, मैंने मेहनत खुद करी, बहुत चीजें धक्के खाए, ढूंढी, इधर उधर कनेक्शंस बनाए, तो धीरे धीरे चीजें होती गई। और बस मुझे भी अब ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसके पीछे लगे रहो, वो चीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मतलब देखो, आशाएं कभी पूरी नहीं होती इंसान की। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को आज बहुत बड़ा बनना है, तो बहुत बड़ा बनने के लिए बहुत बड़े काम भी करने पड़ते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके ख्यालात हैं ऊपर आसमान में उड़ने के, तो वैसे काम भी होने चाहिए। तो बस उसी कोशिश में लगे हुए हैं। और देखो, जैसे आजकल क्या शुरू से ही होता है कि पेरेंट्स को सबसे पहले लगता है कि पढ़ाई पूरी करो, हाँ जी, बाद में ये सब करना। तो आपके साथ भी हुआ ये? मेरे साथ हुआ काफी टाइम, बट मेरी जिद इस तरीके की थी कि मेरी जिद, और फिर जब खासकर घर वालों को लगता है कि कुछ कर रहा है, जैसे कि हम लोग दिल्ली में गांव में रहते थे। गांव तो मतलब नहीं, वो नाम के लिए गांव था, न्यू चंद्रावल करके है कमला नगर में हमारा, मेरी वो होम टाउन है मेरे एक तरीके से। तो जब मैं शादी वगैरह में जाता था अपनी मम्मी के साथ, तो मतलब मैं होऊंगा तकरीबन 15, 16, 17 साल की एज में आते आते, तो अपनी कम्युनिटी के बच्चे पहचानने लग गए थे। शादी वगैरह में फोटोज वगैरह लेते थे, अरे वाईसी गुजर है, वाईसी गुजर है। तो फिर वो चीज घर वालों को दिखने लगती थी, तो उनको लगता था कि चल ठीक है, अगर कुछ हो रहा है तो ये कर लो। फिर एट द एंड, क्योंकि घर वाले मान जाते हैं, जब घर में आपका लड़का कुछ करने लग जाता है, बेसिकली घर वालों को मुझे लगता है कि उनको हमारी खुशी की परवाह होती है कि भाई ये लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। उनको कोई दुश्मनी तो होती नहीं कि हमें किसी भी चीज से रोकेंगे। मुझे नहीं लगता कि माँ बाप आपको कभी भी आपकी खुशी से जलेंगे, आपकी खुशी से रोकेंगे। उनको कहीं ना कहीं डर होता है, और हो सकता है कभी कभी कुछ सिचुएशंस में आप ठीक हो, कुछ सिचुएशंस में माँ बाप ठीक हो, और वो अपनी तरफ से भाई वो ज्यादा घबरा जाते हैं, चीजों को भला ही चाहते हैं। बट वो एक जनरेशन गैप जरूर आता है कि हमें लगता है अरे आपको नहीं पता यार, वो होता जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हमें टोकने के पीछे रीजन यही होता है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो। अब आप कह रहे हैं आप जब 16-17 साल के थे तब बच्चे आपको पहचानने लगे थे, जानने लगे थे आसपास कम्युनिटी के। इतनी छोटी उम्र में ही फेम का स्वाद चख लिया था। हाँ, थोड़ा सा कह सकते हो। मतलब इसके लिए लोगों की उम्र, हाँ, क्योंकि स्टिल ना मैं बताता हूँ आपको, मैं वैसे कॉलेज कभी नहीं गया स्टडीज के लिए, बट मैं जब 10th क्लास में था, तो हम उस समय मेरी टीम होती थी। मेरा फ्रेंड था एक आरडी डेटा, जो भी रोडीज के अंदर है करंटली, डबल क्रॉस रोडीज जो MTV पे आ रहा है उसमें भी है वो, और एज ए कंटेस्टेंट। तो उसके साथ मैंने शुरुआत करी थी 2014। तो हम जो गाने बनाते थे अपनी कम्युनिटी के लिए, और वैसे भी रैप सॉन्ग्स, तो हमने क्या किया कि थोड़े बहुत वो यूट्यूब पे वायरल होने शुरू हुए। तो हमारी किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो कि मैं जहाँ रहता था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ती थी, तो वहां जब हमारे गाने थोड़े वायरल होने शुरू हुए,
तो एक तो मैं वैसे गुजर कम्युनिटी से हूँ, तो हमारे वहाँ पे भाइयों के ज्यादातर हमारे उस समय डूसू के कोई प्रेसिडेंट होते थे, तो हमें बहुत मौके मिले वहाँ पे परफॉर्म करने के। हमने लक्ष्मीबाई कॉलेज, सत्यवती कॉलेज और श्यामलाल कॉलेज, मतलब उस एज में मैं परफॉर्म करता था स्टेज पर ओपन स्टेज पे, और कई शोज में तो हजारों भीड़ होती थी, मतलब वो उस समय मतलब तब से कर रहे हैं। तो कैसा लगता था इतनी सारी भीड़ अगर आपके साथ अब स्वाभाविक है कि चीयर करती ही होगी, बिल्कुल करती थी। तो अब हमें तो देखो पता नहीं था उस समय कि हम क्या गा रहे हैं, पब्लिक को क्या लग रहा है, लेकिन अब उस समय इतने आर्टिस्ट भी नहीं थे, पर यह है कि मजा आ गया, वो जर्नी बहुत अच्छी रही कि बस ऐसे हमने कॉलेज बहुत देखा। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप एक दो नाम तो मिस भी करिए, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास जितने लगभग कॉलेज फेस्ट में हम परफॉर्म करते ही करते थे। हंसराज कॉलेज हो गया, रामजस हो गया, काफी कॉलेजेस में हमने परफॉर्म किया है। और तो उसके बाद फिर धीरे धीरे, ये मैं आपको टीनेज मतलब वाली बता रहा हूँ, 18 के बाद तो फिर मैंने मतलब टीम बहुत सारी बदली, मतलब एक 11 साल का संघर्ष है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी कहानियां होंगी, कितनी स्टोरीज होंगी। ऐसी कोई स्टोरी जो आपको लगता हो कि हाँ ये इंस्पिरेशनल भी हो सकती है और साथ में बहुत मजेदार भी है? इंस्पिरेशनल तो स्टोरी क्या हो सकती है कि यही हो सकती है कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है किसी भी लाइन में, तो हमें लगता है कि यार अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगर हम सोच ले कि नहीं, यहीं से शुरुआत होनी है, आज ये जो जहां से हम गिरे हम यहीं से, अगर आप जो गया वो गया ना, मतलब कुछ लोग थे मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरे को भी मेरे संग फ्रॉड किया म्यूजिक लाइन में, तो क्योंकि जब आप कम एज से आपको कुछ पता नहीं होता, आप एक ऐसे परिवार से आते हो जिनको नॉलेज नहीं है, तो आपके साथ बहुत कुछ गलत भी होता है। तो बस वो चीजें हुई लाइफ में, और उसके बाद हम हारे नहीं, तो धीरे धीरे करते करते उस समय लगता था कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टिल अगर आज यहाँ बैठ के कुछ कर रहा हूँ या आपने मुझे बुलाया है कि इस लायक समझा अपने पॉडकास्ट में, तो लग रहा है कि यहाँ कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए कर पा रहे हैं। और स्टिल ऊपर वाली की तरह से ठीक है, बस स्ट्रगल तो देखो आपने अभी से पहले बोला कि आर्टिस्ट का कभी खत्म नहीं होता, बट हाँ ये है कि जो करना चाहता था बचपन से वो कर पा रहा हूँ, और मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बात नहीं। अभी जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे अनुभव भी हुए जो अच्छे नहीं थे, तो लोगों को तो केवल आपकी आगे की चमक नजर आ रही है, हंसती हुई मुस्कुराहट नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे कितना संघर्ष है वो उन्हें नहीं मालूम। लेकिन उनको क्या इंस्पायर कर रहा है या क्या उनको क्लिक कर रहा है कि ये देखो कितना फेमस हो गए, या लोग इनको कितना पसंद कर रहे हैं। हाँ। तो उन लोगों को क्या कहेंगे कि भाई बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति किसी और को देख के जलता है, हाँ, जो व्यक्ति किसी और के लिए बेमतलब बुरी थॉट्स रखता है, उस व्यक्ति के लिए जो मेरे लिए गलत ख्यालात रखता है अपने मन में, या मेरे लिए बुरा सोचता है, जिसको मैं जानता भी नहीं, या मेरा उससे कोई मतलब नहीं, या जिसके लिए मेरे दिल में कोई हेट ही नहीं है, तो फिर मैं उस बंदे के लिए सोचकर भी अपना टाइम नहीं खराब करना चाहता। क्योंकि मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा छोटी सी उम्र में। मैं तो समझता हूँ कि ये फ्री का प्रमोशन कर रहे हैं हमारा बेसिकली, क्योंकि मैं तो लाइन में ही ऐसा हूँ, हमारे को तो पीआर हो जाएगा भाई। अगर कोई हेट भी कर रहा है, कोई सपोज करो अगर मेरे स्टोरी को लगा के उस पर गाली लिख रहा है कि यार ये तो बेमतलब की आवाज़ी कर रहा है, तो मेरे को प्रमोट ही कर रहा है बेसिकली। तो मैं तो कहूंगा बने रहे यार हेटर, और क्योंकि जितना प्यार जरूरी है वो होता है नजर बट्टू। हाँ। वो काला टीका लगाते हैं शुरू से, जो हमारा तो हिंदुइज्म में बहुत मेन रहा है। हाँ। तो हेटर्स को नजर बट्टू समझता हूँ कि ये लोग भी बहुत जरूरी हैं, ये है तो हम भी बने रहेंगे, है ना। हाँ। सब प्यार दे तो फिर वो कहता है ज्यादा मीठा हो जाता तो लोग थूक देते हैं, तो हेटर्स भी बने रहे ताकि वो लेवल बना रहे। जब आपने अपना पहला वीडियो बनाया होगा, म्यूजिक वीडियोस जो आप बनाते हैं, तो ये यूट्यूब के लिए ही बनाया था? हाँ यूट्यूब के लिए, लेकिन मतलब हाँ पहला वीडियो तो यूट्यूब के लिए बनाया बेसिकली। तो उसके लिए वो लगभग कितनी उम्र में? वही 14-15? वो 14-15 साल हो गए। तो कैसा लगा, क्या अनुभव था, या कैसे पूरी प्लानिंग हुई होगी इतनी छोटी उम्र में? आपका मैनेजमेंट स्किल भी पता चले आज हमें। मैनेजमेंट स्किल तो उस समय कुछ भी नहीं था, आज तो खैर ऊपर वाले की वजह से काफी अच्छा है कि हर चीज की नॉलेज है, मतलब हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इतने साल देने के बाद अगर ये भी ना सीखा तो फिर लानत है। हाँ। पर ये है कि हाँ उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी और इतने ज्यादा सोर्सेज भी नहीं थे हमारे पास, तो बस ये काफी जगह मैं बता भी चुका हूँ। तो बस ये थी किसी जानकार का फार्म हाउस लिया, और एक हमारी कम्युनिटी की कृपा की भाईचारा इतना अच्छा बना रखा है कि कोई अपनी फॉर्च्यूनर ला रहा है, कोई स्कॉर्पियो ला रहा है, कोई थार ला रहा है, और 10-15 गाड़ी इकट्ठी करी फार्म हाउस पे, और यार दोस्त सब भाइयों के यारों के यार आ गए, और वो बस वही कम्युनिटी सॉन्ग था तो थोड़ा लड़खावाबाजी करके शूट करके डाल दिया। अब उस समय हमारे पे सोर्स नहीं था शेयर करने का, ना हमारे को इतना मन में नहीं था कि यार ये वायरल हो जाएगा, बस हमारा मन था बनाना डाल दिया।
तो रात के 12 बजे अपलोड किया था हमने वो, मुझे डेट याद नहीं है उस समय। और जब हम 2-3 दिन बाद हमने यूट्यूब, क्योंकि उस समय साइबर कैफे में जाके चेक करके देखते थे, तो जाके देखा साइबर कैफे में, तो देखो सर 1 लाख व्यूज हो गए उस पे 4-5 दिन के अंदर। फिर 2-3 महीनों के अंदर वो 3.5-4 लाख पे पहुंच गया उस समय जब जियो नहीं था। तो ये चीज हमें थोड़ा क्लिक करी। उस समय ब्लूटूथ आ रहा था ज्यादातर, तो हमें लगा शायद यार ये चीज ठीक है, तो बस तब से वो था। बाकी उसके बाद तो अगर अब वहां से लेके अब मैं आपको लास्ट वीडियो का बताता हूँ जो थोड़ी लग्जरी रही मेरी। अभी रिसेंटली मैंने गाना शूट किया था काले शीशे, उसमें फ्यूजन कार जो है उन्होंने अपने कार्स को फीचर्ड किया था, और वो कोलैबोरेशन था, एक यूट्यूबर है बकलोल वीडियो, काफी आई थिंक 20 मिलियन से आसपास उनके हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके लिए मैंने पहले भी एक गाना किया हुआ है, हम बकलोल एंथम, उनके चैनल के लिए, वो आज शायद 1-1.5 करोड़ से ऊपर व्यूज हैं उसके। और जब मैंने ये वाला गाना किया अभी रिसेंटली उनके साथ काले शीशे, तो वो गाना जब मैंने किया तो मैं उस दिन याद कर रहा था यार, एक 2 दिन था और आज ये दिन है। उसमें सारी स्पोर्ट्स कार ली थी हमने गाने के लिए, 2 सीटर मतलब पोर्शे और भी मर्सिडीज की एफ टाइप, जैगुआर, सारी ली। तो दिल खुश हुआ कि यार मतलब सोचा था और वो कर लिया। तभी मैंने एक रील भी बना के डाली थी इंस्टाग्राम पे कि बचपन में देखा था सपना एक दिन म्यूजिक वीडियो बनाऊंगा, तो वो बहुत वायरल हो गई थी रील, मेरी कार के अंदर बैठ के मैंने बनाई थी। तो बस ऐसे चलता रहता सिलसिला। और मुझे लगता है कि अगर इंसान के दिमाग में वो सोचता है और वो उसको पूरा कर सकता है अगर वो चाहे तो हमने भी सोची थी और हो भी रही है। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं कह लो कि सही समय पे सही जगह होने से, बाकी अभी लगता है कि अभी तो यार कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो जितने साल दे दिया अभी लग रहा है स्टिल स्ट्रगल ही हो रहा है। और चलो ऊपर वाला देखो करेगा, कल ना कल नहीं होगा, जरूर होगा। जब आप इतनी छोटी उम्र से आपको पता तो है कि मुझे करना क्या है बेसिकली। हाँ, ये तो है, ये एक बहुत बड़ी आजकल जो लोग कि मुझसे बड़ी एज में उनको ये नहीं पता कि अभी करना क्या है। सही बात। गाने खुद लिखते हैं? हाँ, टीम भी है। अच्छा। और खुद भी लिखते हैं, अभी रिसेंटली खुद ही लिख रहा हूँ। अच्छा, तो क्या विचार रहता है कि गाना पहले सोच लेते हो कि क्या बनाना है, या क्या पूरा प्लॉट उसका डिसाइड हो जाता है, या पहले गाना बनता है? देखो जब कोई और गाना लिखता है, मैं जैसे एक टीम में मेरे भाई हैं दीप राजपूत भाई, तो जब वो कोई गाना लिख के देते हैं तो वो उनकी थॉट प्रोसेस होती है। हाँ। तो मुझे नहीं पता उनके माइंड में कहाँ से आइडिया आया कहाँ से नहीं आया। उसमें मेरा क्या होता है कि मान लो वो किसी कंपनी ने हमें उसका बजट दिया है, तो मेरा काम होता है उसको अपने अच्छे तरीके से अपना स्टाइल उसके अंदर डाल के गा दूं, है ना। लेकिन जब मैं खुद लिखता हूँ तो मेरा तो स्टाइल यही होता है कि जैसे कि अभी मेरे रिसेंटली एक ऑडियो मैंने निकाला है अंडरटेकर, तो मैं कहीं बैठा था तो मेरे मन में आ गया उसकी वो अंडरटेकर तेरा भाई पूरी मछली है भाई, मतलब ऐसे करके कुछ आ गया मन में मेरा, तो वो मैंने फिर वो गाना बना दिया उसका। तो वो ऐसे वाली चीज है कि आप जिस माहौल में बैठे हो वो हर मतलब जो म्यूजिशियन है वो समझ पा रहा होगा, फील कर पा रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ कि गाने कैसे लिखे जाते हैं। इंसान एक माहौल होता है, वो कुछ वर्ड माइंड में आता है, फिर उस वर्ड से पूरी कहानी बन जाती है। लेकिन आप जब लिख रहे हो तो लिखने के लिए भी कहा जाता है किसी भी गाने को एक रिदम में होना जरूरी है, कुछ वो देखो ना, अब शायद इसी चीज को गॉड गिफ्टेड कहते हैं। यही बात, जो म्यूजिक होता है इंसान के अंदर ही होता है कहीं ना कहीं, बस वो अब जितनी उम्र में अपना सीखता है देता है उतना निखार लाता है उस म्यूजिक में, पर कहीं ना कहीं ऊपर वाले की देना है म्यूजिक, तो कहते हैं हमारे शरीर में भी है, तो वही वाली चीज है। तो ये वही अंदर से ही होती है, तो कि भाई इसको ये उस धुन में जच रहा है, फिर उसके बाद तो पब्लिक बताती है कि जच रहा है नहीं जच रहा है। नहीं, वो हमें भी कहीं ना कहीं महसूस तो हो ही जाता है कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन हाँ वही वाली बात है। फिर उसके बाद फाइनल बॉस पब्लिक है। हाँ, कई वीडियोस आपके आ चुके हैं जी काफी। तो अब आगे की क्या है आगे तो मैडम अब यही है कि म्यूजिक वीडियोस ही बनाएंगे और गाने गायक गा रहे तो गाने ही गाएंगे, और क्या, यही है। अगला वीडियो है आ रहा है? अगला वीडियो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं चाह रहा हूँ कि ऑडियो पे मेरा फोकस ज्यादा है वीडियो से ज्यादा, क्योंकि अभी ये ज्यादा टाइम ऑडियो का चल रहा है। अगर इंस्टाग्राम पे आपका कोई भी ऑडियो वायरल होता है आज की डेट में, तो ही उस पे पैसा लगाने का फायदा है। और कंपनीज भी आजकल उन्हीं ऑडियोज के पीछे भाग रही हैं, बजट लेकर फोन तोड़ देंगे अगर आपका ऑडियो वायरल हो गया इंस्टाग्राम पे। तो क्यों ना हम भी इस चीज का फायदा उठाएं। तो अभी फिलहाल ऑडियो पे पूरा फोकस चल रहा है। अभी रिसेंट में मैंने काफी ऑडियो रिलीज करे हैं। एक छोरा बदमाश मैंने एक ऑडियो निकाला था, एक अंडरटेकर निकाला था, टाइम निकाला था, तो मतलब करते रहते हैं। बाकी देखो पब्लिक प्यार देती है, किसी को कम किसी को ज्यादा। अभी कोई वीडियो आपने डाली बड़े मन से, ये बड़ा अच्छा गाना बन गया और वो रिस्पॉन्स नहीं आया, ये अक्सर हो जाता है, क्योंकि एज अ आर्टिस्ट मेरी उम्मीद तो हमेशा यही होती है कि मैं
मेरा गाना बहुत ज्यादा चले, बहुत ज्यादा, बट वो नहीं हो पाती कभी कभी एक्सपेक्टेशंस, तो फिर यही सोचते हैं कि कोई नहीं, दोबारा करते हैं। और यही है, जिंदगी का नाम ही है ना, और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये वाली चीज है। अभी आप बात करें फैंस की, जो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते होंगे जो कहते होंगे ये क्या क्या आप कर रहे हो। हाँ, कई लोग मिलते हैं कि यार ये तुम इतने टाइम से लगे हो यार, ये बस अभी तक यही हुआ, अभी तक तो यार वो बंदा तुम्हारे साथ का कहाँ पहुंच गया। मुझे लगता है कि यार देखो, सबसे पहले तो अपनी किस्मत का खाना होता है इंसान ने, और दूसरी चीज कि अब मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि यार मेरा कुछ हो नहीं रहा, मेरे साथ के बंदे कहाँ पहुंच गए या मैं कहाँ हूं, तो भाई मैं अपना तरीके से काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी लेगेसी बना रखी है। अब कोई मुझे बोले कि भाई मैं रोडीज में चला जाऊं, तो मैं रोडी मटेरियल नहीं हूँ, मैं वहां पटकिया नहीं मार सकता किसी को, मैं वहां किसी से लड़ नहीं सकता, मैं टास्क नहीं कर सकता। हम शुरू से सेलिब्रिटी वाली फील्ड में रहे, रैपर वाली फील्ड में रहे, हमारा कंटेंट ही वो है, हम अपने आप में स्टार है भाई, हमें किसी से वो नहीं है, हमारी जितनी जनता है चाहे 10,000 सुनने वाले लोग हैं, और वो हमारे अपने हैं। अब उनको बढ़ाने के चक्कर में मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं प्रॉपर एक हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उस तरीके से काम करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के बोलने से ज्यादा, वो ये स्टिल जो भी पहले बात बोली ना, मैं उनके कहने पे, लोग जो बोल रहे हैं उल्टा सीधा उन पे ध्यान ही नहीं देता। मुझे पता है मेरी कहानी है, मुझे अपने लिए काम करना है, यहाँ पे जो बोल रहे हैं उनसे मुझे क्या लेना। आप रैपर हैं, रैप्स लिखते हैं, तो आपका भी कोई ऐसा पसंदीदा तो होगा ना रैपर जो बड़ा आपको अच्छा लगता हो। हाँ बिल्कुल, मेरे को बहुत सारे अच्छे लगते हैं। हनी सिंह पाजी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, भूमिया पाजी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इक्का पाजी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, रफ्तार पाजी बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ये तो सारे पायनियर हैं पॉप के। तो कभी इनसे अगर इनके साथ अगर काम करने का अवसर, बहुत खुश होऊंगा। कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट का, हर रैपर का तो सपना ही होता है, जितने मैंने नाम लिए इन सबके साथ काम करने का। जी। तो अभी हमने पीछे कुछ सालों से बिग बॉस में एक नया ट्रेंड देखा। बिग बॉस आप देखते हो? बिल्कुल देखते हैं कि आपके कम्युनिटी के कुछ लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, बिग बॉस उन्हें बुला रहे हैं। बिल्कुल ये उनके व्यूअर्स का फायदा लेना चाह रहे हैं या बिल्कुल सही दे रहे हैं। हाँ सही है, बिल्कुल अच्छी, वो उनके पास व्यूअर्स है और तभी तो बिग बॉस फायदा उठा रहे हैं। देखो, आपके पास कुछ होगा तभी कोई आपको पूछेगा, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जिसके पल्ले दाने उसके पागल भी सियाने, हाँ। वो वाली कहावत है ना, तो वो वाली बात हो जाती है। तो ये आपको ठीक लगता है कि जो ठीक लगता है कि जिसके पास व्यूअरशिप है उसको आप बुला रहे हो, पर बुलाकर बेइज्जती कर रहे हो, ये सही नहीं है। हाँ। आपने जब रजत दलाल को अंदर एंटर किया तब आपको नहीं दिखा कि अगर इसके हाथ में हम ट्रॉफी दे देंगे तो हमारे शो का वो मॉरल गिर जाएगा कि एक क्रिमिनल को आपने दे दी। हालांकि उस पे अभी वो क्रिमिनल है या नहीं वो साबित नहीं है, वो लगा हुआ है केस, और वो होगा भी। तो आपको पहले ये चीजें क्यों नहीं दिखी जब आपने एंट्रेंस करी? क्योंकि अगर जो लास्ट ईयर वाला बिग बॉस रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो रजत दलाल क्लियर विनर था, उसमें कोई जुटलाभ नहीं है, वो पूरा वो चीज दिख रही थी। इतना तगड़ा सपोर्ट सिस्टम शायद एल्विश भाई के बाद जो रिसेंट सीजन्स रहे हैं उसमें ये रजत दलाल वाला सीजन ही अच्छा, इतनी हाइप पे आया था। तो इसीलिए तो मैंने पूछा कि क्या उन्हें सिर्फ यूज करने के लिए बुला रहे हैं? यूज करने के लिए बुला रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इस बार जो हुआ था बात चैलेंज पे आ गई थी, क्योंकि जो मीडिया हुई थी तो उसमें एल्विश भाई ने बोल दिया था कि हम तो करेंगे, तुम्हारे बस की है, तुम वो कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार टिट फॉर टैट हुआ, जो प्रोडक्शन के बंदे थे बिग बॉस के उन्होंने वो कर लिया जो वो कर सकते थे। एल्विश जब गए थे वहां पर तो बीच में ये भी आया था कि इनको तो सिर्फ इनके फैंस की वजह से जीत जाएंगे। देखो, फैंस भी बने तो किसी वजह से ही बने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए, पर इसको मैं सिर्फ जेलस का नाम दूंगा, ये जेलस है। अगर आप किसी बड़े बंदे के बारे में नीचे बैठ के बोल रहे हो तो बहुत आसान होता है, और वो वहां तक पहुंचा है, उसकी थोड़ी किस्मत है, मेहनत है, तो जो भी है उसको ऊपर वाले ने दिया है, और ऊपर वाले की मेहनत को कौन आपसे छीन सकता है। बिग बॉस में ही एक ऐसा भी था कि कंटेस्टेंट ने कहा कि जो फिल्म इंडस्ट्री के नहीं है, स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स है, उन्हें वो कम आंक रहे थे, और फिर बिग बॉस उन्हें दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर भी बुलाते हैं। किसने बोला? मुझे उसका नाम तो याद नहीं, लेकिन ये इंसिडेंट हुआ था जिसका काफी। अब देखो, जितने मुंह उतनी बात। सेम टाइम पे अगर आप ये देखते हो कि जो बॉलीवुड है, देखो क्या होता है, हर चीज का एक समय होता है। एल्विश को तो बहुत बोला गया था। देखो मैं बता रहा हूँ ना, हर चीज का एक समय होता है, और ये चीज खाली बॉलीवुड फेस ज्यादा कर रहा है, इसलिए मैं बॉलीवुड का नाम ले रहा हूँ। फेस हम भी एज आर्टिस्ट उसको कहीं ना कहीं कर रहे हैं। बॉलीवुड ने कई साल तक राज किया, उन्होंने नेपोटिज्म फैलाया, अपने ही बंदों को प्रमोट किया, जो कि कहीं ना कहीं गलत भी था। कई लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था, और मिल भी रहा था तो उसके लिए वो किस हद तक गिर रहे थे। लड़कियों को अब्यूज किया जाता था वहां, उनके साथ मतलब जो चीजों के लिए वो राजी नहीं भी होती थी, जो कितनी स्टोरीज मैंने सुनी है बॉलीवुड की रिलेटेड, कुछ झूठी भी होंगी
बट उसमें से 50% को भी अगर फैक्ट मान लो तो इतनी ज्यादा स्टोरीज हैं। हाँ, है। ठीक है ना। हाँ। तो ये जो सोशल मीडिया की ग्रोथ हुई है ना, उससे कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि जनता के हाथ में पावर आ गई अपने सुपरस्टार को चुनने की। हाँ। बेसिकली ये हुआ है। पहले क्या था कि जो आपको पर्दे पे दिखता था आप उसी को स्टार मानते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के हाथ में पावर है। तो उससे क्या है, नुकसान भी है कहीं ना कहीं। मैं मानता हूं कि जो बेफालतू के कंटेंट है पब्लिक वो ज्यादा देखने लग गई है, रियल जो टैलेंट है उसको इतना सपोर्ट कम मिल रहा है। हाँ। बट है अभी रणदीप अहलावालिया का जो केस हुआ, जी, ठीक है, समय रैना वाला, ये दोनों जो केस रहे, तो क्या ये नहीं लगता कि अगर हम स्पेशली समय का तो कंटेंट वैसा ही था, उन्होंने तो ओपनली बोल करके वो बिल्कुल बिल्कुल। रणदीप जो है वो एक अच्छी इमेज के साथ आगे जा रहे थे, बड़े सम्मान उनको लोगों से मिल रहा था, यहाँ तक उन्हें प्राइम मिनिस्टर से भी पुरस्कार मिला, इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी बिल्कुल मिला। तो ऐसे भी ये नहीं लगता कि हम फेम के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें यही भूल जाता है कि हमें अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ रुकना है। बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। हम तो अगर कहीं जाके कुछ बोलेंगे, जैसे हम यहाँ भी बैठे तो हमें और दायरे पता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, हम एक कैसी सोसाइटी में बैठे हैं। लेकिन अब शायद वो बैठा ऐसी सोसाइटी में था जहां पर सारे ऐसे ही लोग अपने मुंह से बाण छोड़ रहे थे, तो उसको भी लगा कि शायद मैं यहाँ पे बेवकूफ ना लगूं, तो शायद इस वजह से कह दिया हो। और ये जोक ऑलरेडी किसी ने बोल रखा है तो वो एक रिपीटेड जोक भी था, तो लेकिन गलत भी है। सेम टाइम पे एक लिमिटेशंस होनी चाहिए। समझदार आदमी आप एक ऐसे लेवल पे आपको आपकी ऑडियंस, देखो गलत तो है कहीं ना कहीं रणवीर के लिए, क्योंकि जब आप एक ऐसी ऑडियंस अपने साथ जोड़ देते हो जिनको आप बहुत ज्यादा नॉलेज दे रहे हो, तो उनमें बच्चे भी आते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन उठाने के लिए क्वेश्चंस भी हैं, और अगर देखा जाए तो चलो कह दिया तो कह दिया, छोड़ी भी जा सकती हैं बातें। तो मैं इन चीजों की बात मैं गलत भी नहीं कह सकता और सही भी नहीं कह सकता, बस हो सकता है कि गलती से निकल गई हूँ। बट बात यह है कि अब क्या, बात ये होती है अब क्या। चलो उसने कह दिया, उसको जिंदगी भर का सबक मिल गया, इतनी ज्यादा हेट, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद उसके साथ वाक्य में ये हुआ कि सीधा मतलब नीचे गिर जाने वाली बात, इतनी हेट मिल गई। समझ रहे हो ना। तो अब ठीक है, क्या कहें हम, इसके लिए कुछ सजा हो जाए ये भी नहीं कह सकते यार, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है, निकल गया होगा उसके मुंह से यार, क्योंकि वो माहौल, वो शो ही ऐसा था। नहीं वो तो ठीक है, सजा की तो बात इसलिए भी नहीं आ सकती क्योंकि वो कंटेंट ऑलरेडी बहुत पुराना चल रहा था, तो उससे पहले रुकना चाहिए था। सजा की तो बात ही नहीं है, लेकिन बात हो रही है मॉरल वैल्यू की, कि हम फेम, अगर मॉरल वैल्यू की बात है तो फिर तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो खासकर इन चीजों के दायरे होने चाहिए। और मदर फादर का जोक तो आई थिंक मतलब इतना ज्यादा डीपली गंदा गिरता तो होना ही नहीं चाहिए ना। अब जैसे आप भी हैं, आप गाने बनाते हैं, बिल्कुल, तो आप भी तो ध्यान, यार ज्यादा से ज्यादा मैं सच बताऊं आपको, हम रैपर हैं, कभी कभी गुस्से में किसी की लड़कों वाली गाली दे दी, वो एक अलग चीज हो जाती है, देखो बीप लगा के कर दी, लेकिन वो वैसा जोक बोलना, मतलब अब क्या बोलूं, ठीक है। इन चीजों के ना जवाब नहीं होते मैडम, ये बस वो ये कि जिसका समय जैसा चल रहा है वो वाली बात हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वो कह सकते हो आप। तो आप भी जब गाने लिखते हो तो क्या आप भी ध्यान रखते हो कि बिल्कुल रखते हैं, जब लगता है कि यार ये ओवर हो जाएगा तो वो काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। वॉइस देखो, हमारा कंटेंट कहीं ना कहीं यूथ के लिए होता है, तो यूथ को थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ता है ना, वैसे चीजें लिख के, वैसे शब्द लिख के, लेकिन एक दायरा होता है वो मेंटेन करना चाहिए जी। अभी तो आप शायद अनमैरिड है? हाँ जी। तो अभी तो मदर है या फादर है, जो भी मदर, तो अच्छा, तो केवल मदर। हाँ जी। तो किस, मतलब आपको लगता है कि मैं उन्हें समय दे पाता हूँ या मैनेज हो पाता है, या लगता है कि कभी कभी हो जाता है मैनेज नहीं भी होता तो करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरी मम्मी देखेंगी तो वो इस बात से शायद एग्री नहीं करेगी, लेकिन वो होती है, मेरी मम्मी बहुत क्यूट सी है। हाँ। और मैं उनको जितना प्यार करूँ उतना कम लगता है, लेकिन मेरी सोशल मीडिया की पोस्ट पे भी दिखता है, मतलब मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि अब मेरा है ही कौन उनके अलावा ना, मेरी मदर ही है सिर्फ, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तो ठीक है, बस समय निकालना पड़ता है, क्योंकि इंसान को उस समय सोचना चाहिए कि अब ये समय दोबारा ना मिले तो फिर वो भी निकालना जरूरी है साथ में, कि समय निकल जाता है, यादें रह जाती हैं, तो फिर इसलिए बाद में आपको पछतावा हो, आपकी किसी भी चीज ऐसा ना करो, सब चीज कोशिश करो कि टाइम से आप कर पाओ, तो वो चीज मैनेज करनी पड़ती है, थोड़ी सी हो जाती है। पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग हो या फैमिली अंडरस्टैंडिंग हो तो एक आर्टिस्ट के लिए सफर आसान हो जाता है शायद से, क्योंकि एट द एंड ना इंसान अपने घर से टूटता है, बाहर वाले आपको कितनी बात कहेंगे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका अपना बोलेगा तो आप कहीं ना कहीं टूट जाओगे उस चीज से। ये तो अलग है, रैपर की दुनिया अलग है, जो एक हमारे, वो तो देखो इमोशंस है, आप एक इस समय ह्यूमन से बात कर रहे हो, तो मैं ह्यूमन वाली बातें करूंगा जो मैंने देखी जीवन में, है ना।
अब आप रैपिंग वाली बात करोगे तो रैपिंग भी सुना देंगे आपको। हाँ नहीं बिल्कुल आपसे सुनेंगे, और अब आप आ ही गए इस विषय को तो एक रैप हो जाए तो अभी लेटेस्ट जो मेरा गाना है अंडरटेकर, उसमें सुना देता हूँ। उसमें मैंने लिखा है कि रिश्तों पे ना बीट पे तेज चलने वाला रैपर, धोखेबाजों से ना उम्मीद रखने वाला रैपर, सोचे ना सीन की वो सीन का नहीं है रैपर, हर लिखी बातों का मीन करने वाला रैपर, तेरा भाई नहीं रुकेगा जो आया बीच में ठुकेगा, नहीं नहीं इनका क्या कसूर है, दुनिया ये पैसों के लिए मजबूर है, इनसे कुछ भी करवा लो, सच को झूठ झूठ को सच, किसी की भी मजबूरियों के ताले खुलवा लो, काले दिल वालो सच्चे सच्चे कर्मों से नसीब बदले माथे पर लिखवा लो, मुझसा ना कोई यहाँ बैम मत पालो, अंडरटेकर तेरा भाई, ऐसे करके अभी वो एक ऑडियो उसके मैं अगर बोलूं तो ये मैंने खुद ही लिखा। बहुत अच्छा है और बहुत मीनिंगफुल है। हाँ मतलब मीनिंगफुल करने की मैं कोशिश करता हूँ अब। अच्छा। अब तो मेरी ये कोशिश, देखो बचपन में जितने गाने करे उस समय जो सोचती हर तरीके हम कुछ भी लिख देते थे, लेकिन अब कोशिश ये रहती है कि कोई भी इंसान सुने। हाँ। अब जैसे सपोज करो मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो भी आपने वो जनरेशन गैप वाली बात करी, हाँ। जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ अपना गाना ऐसे गाने भी मैं बनाते रहूं कि कोई भी इंसान मेरी प्रोफाइल देखे तो उसको कोई ना कोई तो कंटेंट मेरा पसंद आए। जैसे कि सपोज करो आपको रैप सॉन्ग्स नहीं पसंद, तो मैं R&B गाने भी मेरे बनाए हुए, मैंने डिवोशनल सॉन्ग्स भी बनाए हुए भोलेनाथ के। हाँ। जैसे एक गाना है मेरे भोलेनाथ का, एक सनातन पर भी देखा मैंने। हाँ जय श्री राम, है ना। अभी मेरा गाना था वो काफी लोगों ने सुना नहीं है आपके पॉडकास्ट के थ्रू, एक गाना है मेरा भोलेनाथ, उसमें डूबते को हो सहारा जैसे तिनके का, मेरे मन को इंतजार है तेरे मिलने का, दुनिया बेगानी हो जाए तू देना मेरा साथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, इस तरीके का। तो मतलब ऐसे गाने भी कर रखे हैं। सेम टाइम पे गाना है मेरा बेवफा, तू फेमस मेरे जाने के बाद भी रहेगी, ये दुनिया तेरे बारे में 100 दफा कहेगी, तू बेवफा थी बेवफा है बेवफा रहे। मतलब करते रहते हैं हर तरीके का कंटेंट। बाकी देखो बस चल रही है यार, स्ट्रगल चल रही है, बस वही चीज है। अभी हम बात कर रहे हैं जनरेशन गैप की, ठीक है। तो जनरेशन गैप में जब मेरी उम्र के लोग आपको देखते हैं, जो आपने अपना एक रैपर वाला लुक रखा है, एक्सेसरीज पहनी है, तो वो सीधा जज करते हैं। बिल्कुल बड़ा छोटा शब्द रखते हैं, छपरी। छपरी, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब आपको आहत नहीं करना चाहते। हाँ, ना, ये आता है 100% आता है 100%। लेकिन जब वो उन्होंने सिर्फ आपको बाहर से देखा है, बाहर से देखा। अभी अब मैं आपको सुन रही हूँ, मैंने आपका रैप भी सुना, मैंने आपका डिवोशनल सॉन्ग भी सुना, तो अंदर का वो कलाकार निकल के आया, ठीक है। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे कि आप मुझे अपीयरेंस से मत जज करो, और अगर मैंने ये पहना भी है, चाहे ये मेरा अपीयरेंस मेरा ये है, मेरी वेशभूषा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत अच्छा कलाकार छुपा। आपको पता है कलाकार का मतलब क्या होता है? लोगों को पता नहीं है कलाकार का मतलब। लोगों ने पब्लिक फिगर बना दी है कलाकार को। कलाकार को पब्लिक की फिगर नहीं होती, पब्लिक को कलाकार की फिगर होती है। तो मैं वो वाला कलाकार हूँ, मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी स्पॉटिफाई पे कितने लिसनर हो रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा मेरे को कितने फॉलोअर हो रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा। और ऊपर वाले की देन ऐसी कि आज मैं वहां बैठता हूँ जहाँ बड़े बड़े लेजेंड्स बैठते हैं, सोशल मीडिया के कह लो। मैं इस लायक बन पाया, मैं मतलब एक खुश किस्मत मान रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक सोशल मीडिया एंटरटेनर नहीं हूँ। तो मैं मस्ताना आदमी हूँ, मैं नहीं सोचता कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में, मैं अपनी मस्त में मस्त रहता हूँ। और मुझे लगता है कि क्योंकि वही वाली बात ना, देखो घूम फिर के बात सारी हो जाती है कि मैं अपना फोकस आउट नहीं करना चाहता। मुझे अपना जितना भी फोकस है अपने काम पे लगाना है, मुझे बेकार की बातों में नहीं लगाना। तो मेरा मोटिव यही है अभी तक, क्योंकि ऑलरेडी काफी साल मैं दे चुका हूँ, और कुछ लोग रहे हैं जिंदगी में जिनकी जो मुझे सीख दे गए हैं। देखो मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, क्या बता रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, हम भी सीखते हैं। बिल्कुल मैं वो वाली ना, शिक्षा उससे लीजिए चाहे नीच पे हो। हाँ, बिल्कुल हाँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अच्छे लोग जो होंगे वो आपको अच्छी बातें बोलेंगे, ठीक है, और जो बुरे लोग होंगे वो आपको बुरी बातें बोलेंगे, और जो आपकी दुनिया के सबसे बेस्ट लोग होंगे वो आपको अच्छी यादें देके जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी का। तो इसलिए इस चीज को आपको चीज ध्यान में रखना है कि जो बुरे लोग हैं उनको बिल्कुल वो म्यूट कर दो वाली लाइन अपनी लाइफ से आप, कि इनकी सुननी नहीं है, क्योंकि वो चीज फिर आप अपना समय खराब करोगे। उनको जवाब देकर वो कीचड़ में पत्थर मारने वाली बात है कि शीट अपने ऊपर आएगी, तो उस कीचड़ से दूर रहना है। जब हम रोड पे चलते कीचड़ पड़ा होता है, हम टाप जाते हैं, थोड़ा साइड से निकल जाते हैं। इस तरीके से कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा है तो इग्नोर मारो, उसकी उससे ज्यादा वैल्यू नहीं है बोलने से ज्यादा। आप बोलोगे तो उसे मौका मिल जाएगा।
अभी रिसेंटली मैं एलविश भाई का देख रहा था, वो पहले जाते ही चाटे वाटे मार देते थे किसी में भी। हाँ। अब वो थोड़ा वो रहते कि उन्हें पता है मैं किसी लेवल पे हूं, तो वो कहते हैं ना जो ऊपर होगा उसी नीचे गिरने का डर होगा, ठीक बात। वो वाली बात हो जाती है। इसलिए जो लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं बेमतलब, वो उन्हें तो चाहिए कि हम उनके बारे में कुछ बोले, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अपने शब्दों से अच्छे शब्द बोलो ना, ऐसे गंदे लोगों को नाम ही क्यों लेना। नहीं, आपकी बातों से और बहुत सारे लोग सीखेंगे जो इन ट्रोल्स से घबरा कर बहुत कुछ नहीं करते। नहीं घबराना चाहिए ट्रोल से। जब आ ही गए हो आप ऐसी लाइन में जहाँ पे होना ही है, तो फिर घबराना क्या, तो आते ही ना। मैंने बोला ना, दीवार है, इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, वो चीजों का लोगों को फर्क तभी पता लगता है जब इधर आ जाते हैं। बनना तो हर कोई चाहता है रैपर, लेकिन उसके पीछे संघर्ष कितना है, कितने ज्यादा आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, कितने ज्यादा जज होना पड़ेगा, कितना ज्यादा आपको डी फेम होना पड़ेगा, कितनी रिस्पेक्ट का, जहां पे आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिली मेरे को यार, होता है हमारे साथ भी, आज भी हो जाता है कि लगता है रिस्पेक्ट नहीं मिली। पर वो वाली चीजें जिंदगी को चबाना पड़ता है, जितना ज्यादा आप इसको चबाओगे उतना आपको देगी लाइफ में, वो वाली चीज है। पुराने गाने सुनते हैं? पुराने गाने बहुत शौकीन हूँ मैं। हाँ, मतलब वो रियल तो वही है मतलब जो देखो एक आर्टिस्ट वो होता है कि खुद सुनने का मन करता है जो। हाँ। पुराने गाने तो मतलब पुराने गाने हैं ना, वो तो आप कोई कह नहीं सकते, वो तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं है उसमें। तो मतलब सुनते रहते हैं हर तरीके का म्यूजिक सुनना जरूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम में हर तरीके का म्यूजिक में, मैंने बोला ना मैं चाहता हूँ मैं सब तरीके के काम करूँ। इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी हुई शुरू से लेके अब तक कि मेरी ऑडियंस में ज्यादा जोड़ नहीं पाया, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर जॉनरे कभी चूज नहीं किया। मुझे शुरू से आजाद रहकर काम करने की आदत है। मेरा मन अगर है कि आज मैं भजन गाऊंगा तो मैं भजन वाले ऑडियो रिलीज कर दूंगा। मैंने सोचूंगा कि मेरे ऑडियंस पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। हाँ। क्योंकि कई जो मान लो कूल बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, अब वो सपोज पता ऐसा होता नहीं है, बट मेरा एक वो मानना है कि थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। एक अलग तरह की ऑडियंस, अगर आप एक ही ऑडियंस बनाओगे तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैन बेस बन जाता है। बट मेरे को शुरू से छाने की आदत रही है। अब वो शायद बैकफायर भी हुआ है, या हो सकता है आने वाले टाइम में मेरे लिए प्लस पॉइंट बन जाए, तो वो अभी मैं कह नहीं सकता। ये सीख रहे हैं, वो सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग। वो एक आर्टिस्ट की खोज कभी खत्म नहीं होती, वो वाली बात है। मुझे लगता है जितना मैं अपने आप को उसमें संघर्ष में घुसेड़ता रहूंगा, मैं उतना ही ज्यादा सोने की तरह निकल जाऊंगा। इसलिए मैं मेहनत करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटता। कोई ऐसा गाना जो लगता है कि काश मैंने गाया होता? ऐसा तो कोई गाना नहीं है, ऐसा कोई गाना नहीं है। मतलब ठीक है, जो मेरी किस्मत का मुझे मिल रहा है, और मैंने काफी गाने गाए हैं, बहुत गाने गाए हैं मैंने। मतलब एक गाना था हमारा, अभी अकी कल्याण भाई है हमारे बीच में जो नहीं रहे, उनका कार एक्सीडेंट हो गया। हरियाणा के बहुत बड़े सिंगर थे वो, आपने उनके गाने सुने होंगे। एक गाना आया था ना, पिल्ला पालूंगी जरूर चाहे चांद, तो उन्होंने गाया था। एक गाना रिसेंटली भी महादेव का उनका बहुत ब्लॉकबस्टर गया था, देवों के देव ओ महादेव। हाँ। तो वो मेरा बड़ा भाई था, बस किसी रीजन से ऊपर वाले ने जो लिखा था उसकी किस्मत में, तो उनके साथ गाना किया था हमने 9X स्टेशन पे। वो टीवी पे हर जगह पहला गाना था मेरे टीवी पे जो आया था वो नैन कटोरे। तो बस ठीक है, बहुत सारी चीजें लाइफ में चलती रहती हैं, ठीक है, जो किस्मत का है सब मिलता है। बड़े से बड़े गाने भी मिलते हैं, पर ऐसा कुछ वो नहीं है कि काश ये मैं गाता, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप कहो कि मुझे कैसा फेम चाहिए था बचपन में या अभी मैं उम्मीद रखता हूँ, तो मुझे लगता है वो फेम के मुझे चाहिए होगा माइकल जैक्सन वाला। अच्छा। हाँ, मुझे मैंने डांस भी करना पड़ेगा। नहीं, डांस भी करना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं बचपन में करता था, अब तो छोड़ दिया मैंने। हाँ। बचपन में मैंने स्कूल में काफी प्राइजेस जीते हैं, जो स्ट्रीट डांस की होती है ना, शोज वगैरह, उसमें भी फर्स्ट प्राइज लेता था मैं। पर फिर उस समय के साथ साथ म्यूजिक में घुस गए, तो फिर वो डांस से थोड़ी रुचि कम हो गई। तो लगता नहीं जब स्टेज शोज करते तो ये परफॉर्म भी करते? हाँ, वो तो देखो, अब जैसे मैं गा रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं गा सकता, ऐसे कर खड़ा होकर, तो रिदम आएगा, वो आएगा, बस वो वाला होता है। बट हाँ, अगर कोई कहे कि भाई प्रॉपर वो नहीं होता अपने से। अब वो जब से रैपर बने, वो फील खत्म हो जाती है। अच्छा। ना फील होती है हिप हॉप में। लोगों को रैप को लोग समझते नहीं है, रैप हिप हॉप है। हिप हॉप ना एक दुनिया है जिसमें आप जीते हो। अब जैसे आपने बोला कि आपको लोग जज करते हैं, आप ये पहनते हो, ये हिप हॉप है। मतलब आप फील करते हो एज अ आर्टिस्ट, आप उसके अंदर हो, उस जोन में हो। अब आप जिस जोन में हो, अब आप सपोज करो आप एक नेतागिरी वाली नेता हो, तो आप अपने उस वाइब में रहोगे कि आपको कैसे मिलना है सबसे। हाँ, ऐसे करके। अब रैपर तो फिर उस तरीके से पहनेगा ओढ़ेगा, वो वाला चीज हो जाती है। ये जो स्टेज शोज होते हैं जी, अब लाइव सिंगिंग होती है या सिर्फ रिकॉर्डिंग पे लिप सिंग होती है? लाइव सिंगिंग होती है ज्यादातर। रिकॉर्डिंग पे लोग रैपर्स तो ज्यादातर ऐसे गाते हैं। रैपर्स के आजकल सारे लगभग, जैसे क्लब वगैरह होते हैं, वहां पे अब इक्विपमेंट नहीं होता तो बंदे पीछे ऑडियो चल रहा होता है, उस पर लिप सिंग कर देते हैं। बट देखो, एनर्जी पूरी लगती है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं कि एनर्जी नहीं लगती।
परफॉर्म तो करना ही पड़ता है ना, आपको झूमना पड़ता है, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि आप गा रहे हो, और वो बड़ी चीज हो जाती है। क्योंकि जो म्यूजिक आप प्रोवाइड करना चाहते हो ना, वो मतलब लाइव म्यूजिक एक अलग फॉर्म में आ जाता है, और जो क्लबिंग वगैरह में हम लोग परफॉर्म करते हैं वो एक अलग चीज हो जाती है। बाकी करने वाले लाइव भी करते हैं। अब हनी बाजी का रिसेंटली वो हुआ था, तो उन्होंने जितने गाने गाए वो लाइव उसमें गाए, लाइव परफॉर्म किया। हालांकि ऑलरेडी उन्होंने क्या किया था, ये भी उन्होंने तोड़ निकाल लिया है, मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने के कई आर्टिस्टों ने तोड़ निकाल लिया। ये लोग क्या कर रहे हैं कि लाइव के तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑडियो को, नहीं तो इनके बाप दादों ने कभी लाइव नहीं गाया रैपरों के। मतलब एक बात बता रहा हूँ, इस तरीके से ये कैसे लाइव गा रहे हैं, ये लाइव नहीं गा रहे। अब जितने भी बड़े बड़े उनका बता रहा हूँ मैं, मुझे कहीं बैक टीम से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये गाने इस तरीके से रिकॉर्ड हो रहे हैं कि पब्लिक को लगे ये लाइव गा रहा है, समझ रहे हो। हाँ। उनको साउंड डिजाइन इस तरीके से करा जा रहा है, हाँ, कि उनके वोकल्स जो है वो लाइव लगे कि लाइव गा रहे हैं, उनके अंदर कुछ छेड़ा नहीं जा रहा, बिल्कुल वो एक होता है इफेक्ट लग जाता है। हाँ। तो वो कर रहे हैं। बाकी थोड़ा बहुत माइक तो ऑन होता है, वो लाइव गाते भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लिपसिंग चलाते हैं। आपको यार मेरा गाना है तो मैं गाऊंगा नहीं, क्या गाऊंगा ही ना, दो शब्द खुद ही चल जाते हैं। हाँ। तो बीच में जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई ऐसा भी लगता है कि ऑडियंस को ये नहीं करना चाहिए? मैंने ऐसा कभी सामना नहीं किया कि ऑडियंस को ये नहीं करना चाहिए। मैंने जितनी भी जगह परफॉर्म किया आज तक, मैंने बहुत दिल्ली से बाहर भी परफॉर्म किया हुआ, कई जगहों पे, ग्वालियर में और भी कई जगह, मुंबई में कई जगह मैंने शोज करे हैं। पर मुझे तो अभी तक जहां भी गया हूँ प्यार मिला है, मतलब ऐसा डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं मिली। तो मैं वैसा कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगा स्टोरी। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस प्रश्न से उन लोगों को भी जवाब देना चाहती थी जो ये सोचते हैं कि जो लोग लाइव कर रहे हैं शोज, उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है यार। हम जो लाइव शोज कर रहे हैं, उन्होंने सपना देखा है कि वहां बैठ के वो गाएं और हजारों लोग उनके सुने। वो मेहनत करके वहां पहुंचे हैं। तो जो लोग नीचे खड़े हुए हैं उनको सुनने के लिए, उन्हें भी उस कीमत पता है कि वो भी खड़े हैं, उस समय को दे रहे हैं। तो कुछ ही लोग होते होंगे, वो जो होते हैं ना कॉलेज के बच्चे, जो आके शोज को खराब कर देते हैं मस्तीबाजी के चक्कर में। कई लोग सेंसेस में नहीं रहते, कुछ लोग समाज में होकर भी समाज में नहीं होते, समझ रहे हो ना बात। तो वो वाली चीज हो जाती है। अब जो बच्चे या जो आप भी बच्चे हैं वैसे, लेकिन फिर भी जो लोग जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों को क्या आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि हाँ, आप अगर आ रहे हो तो ये सोच कर आना, ये सोच कर आना कि आप एक तो अपना बेस्ट दो इसके अंदर, और दूसरी चीज कि आप ये मत सोचो कि हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो आप टूटना मत। क्योंकि क्या है ना कि अब कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में जब आप कंपटीशन को देखते हो तो क्या होता है ना कि वो एक चीज होती है कि लगन से काम करना पड़ जाता है काफी टाइम तक। कभी कभी चीजें समय से पहले मिल जाती हैं, कभी कभी समय के बाद मिलती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप डेडिकेटेड हो किसी भी चीज से, तो ही उसमें घुसो, अदरवाइज मत घुसो। जब तक आप अंदर से उस चीज को करने के लिए महसूस नहीं, किसी को देख के मत करो। वॉनबीज आई थिंक अब नहीं चल सकते। एक होना पड़ेगा, एक अगर डेडिकेटेड हो आप किसी चीज के लिए तभी हो सकता है। क्योंकि देखो मुझे 11 साल हो गए स्टिल, अभी भी मेरे अंदर वो चीज है, भूख है, वो जज्बा है कुछ करने का। तो वो वाली चीज है, अगर वो जज्बा आप में है वो, तो आप करो, नहीं तो अदरवाइज मत करो। मजाक मत लो इस फील्ड को, क्योंकि बहुत टफ है, बहुत बहुत ज्यादा टफ है। आपको मेंटली और आपको फाइनेंशियली, आपको इमोशनली जुड़ना पड़ेगा इसके साथ, तब जाके आप कुछ कर पाओगे, और लिंक वाइज भी। तो बहुत सारी चीजें हैं, और फिर एट द एंड आ जाती है किस्मत। वो इतनी गंदी चीज है कि आप सब कुछ कर लो तब भी वो कुछ नहीं होता कहीं होगा। तो वाली चीज है। मेरे साथ कई लोग हैं जो मैं देख रहा हूँ इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, अब यार इतने टाइम चले गए, उनका कुछ नहीं हो रहा। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका आज तक कोई वही नहीं पता कि भाई इस चीज से बाहर कैसे निकला जाए। कि हर इंसान अपनी किस्मत लेके पैदा हुआ है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्र में जब कोई इतना अच्छा कर रहा होता है, तो मुझ जैसे, क्योंकि मैं खुद भी आपकी उम्र के ही बच्चे भी हैं मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अगर वो इस चीज को कर रहे हैं, तो मैं सभी माता पिता से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा कोई सपना देखता है तो उसका साथ दीजिए। अगर आप उसका साथ देंगे तो उसका साहस और उसका संघर्ष दोनों ही एक संतुलन में आ जाएगा, और उसको एक सही दिशा मिल जाएगी। तो आपका वाईसी गुजर जी हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझको बुलाने के लिए। और मैं चाहूंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रचना शाला को, यही नाम है ना? हाँ जी। और बहुत अच्छा लगा मुझे, और आप ऐसी, आपका चैनल बढ़ता रहे और आप भी ऐसी जिंदगी में बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।